अनपेड सेलर और फिर ऑक्शन सेल रिलेटेड एमसीक्यू के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। हम एमसीक्यू आंसर के कुछ खास टिप्स बताएंगे। कैसे एमसीक्यू ऑप्शंस का एनालिसिस करें, कैसे गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करें और सही ऑप्शन को चुनें, उसके प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। एमसीक्यू का सही उत्तर कैसे दें? एमसीक्यू परीक्षण में समय का कड़ा बंधन है, इसलिए किसी प्रश्न पर लंबा समय बर्बाद न करें। यदि सुनिश्चित नहीं है तो उसे छोड़ दें और बाद में कोशिश करें। हालांकि कुछ टेस्ट में प्रश्न छोड़कर वापस आना संभव नहीं होता। प्रत्येक प्रश्न का तुरंत निर्णय लेना होता है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के आशय को समझें। प्रश्न में कभी कोई समस्या पूछी जाती है तो कभी ब्लैंक्स को भरना होता है। कभी कभी प्रश्न गलत उत्तर का चयन करने के लिए कहता है। ऐसे मामले में गलत कथन सही उत्तर है, गलत सही है या सही गलत है। ऐसे नकारात्मक प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए भ्रामक हैं। नकारात्मक प्रश्नों से बहुत सावधान रहें। अक्सर लंबे विकल्प सही होते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि परीक्षक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सही विकल्प स्पष्ट है। तो लंबे विकल्पों को अच्छी तरह पढ़ें। कभी कभी विकल्प मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन एक विकल्प प्रश्न के इरादे के सबसे करीब है, यही सही विकल्प है। ऐसे मामले में सही विकल्प की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। डरो मत, आत्मविश्वास रखो। यदि कीमत के एक बड़े हिस्से का भुगतान कर दिया जाता है लेकिन एक छोटा शेष बकाया है तो विक्रेता को क्या कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन है ए अनपेड सेलर, बी नॉट एन अनपेड सेलर, सी पार्टली पेड सेलर और डी पेड सेलर। यदि माल उधार पर बेचा जाता है और नियत तारीख तक पूरा भुगतान नहीं किया जाता है तो विक्रेता को अनपेड सेलर कहा जाता है। इसलिए विकल्प बी सी डी सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। जब माल क्रेडिट पर बेचा जाता है, भुगतान प्राप्त नहीं होता है और क्रेडिट अवधि समाप्त नहीं होती है तो माल का विक्रेता को क्या कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन है सेलर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड अनपेड सेलर, बी is treated as owner of goods, C not called an unpaid seller, D buyer does not become owner of goods। यदि माल उधार पर बेचा गया है तो नियत तारीख तक अनपेड सेलर नहीं बनता है। नियत तारीख तक भुगतान नहीं करने पर विक्रेता अनपेड सेलर बन जाता है। विकल्प ए बी डी सही नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। पी 1 जनवरी को 9 महीने के क्रेडिट पर क्यू को माल बेचता है। क्यू नियत तारीख तक भुगतान नहीं करता है। पी क्रेडिट अवधि को 1 महीना बढ़ाता है। क्या पी अक्टूबर में अपनी राइट ऑफ लियन का प्रयोग कर सकता है? यहाँ ऑप्शन है यस इफ पी इज इन पोसेशन ऑफ गुड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी no since there is no implied waiver of lien, option C only when Q gives a written proof regarding the payment of price of goods after expiry of extended credit period, D option D none of the above। चूँकि P ने क्रेडिट अवधि बढ़ा दी है, P इम्प्लाइड वेवर के कारण विस्तारित क्रेडिट अवधि मतलब वो मूल 9 महीने प्लस 1 महीने का विस्तार मतलब टोटल 10 महीने तक राइट ऑफ लियन का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए विकल्प ए सी डी सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। जब एक अनपेड सेलर ने माल एक बाहक को दे दिया है और खरीदार दिवालिया हो गया है तो क्या वह स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है? यहाँ ऑप्शन है ही कैन एक्सरसाइज ए राइट ऑफ लियन, ऑप्शन बी राइट ऑफ रीसेल, सी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, डी
none of these. एक अनपेड सेलर माल वाहक को दे दिया हो और खरीदार दिवालिया हो गया है तो वह स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसलिए विकल्प ए बी डी सही नहीं है, विकल्प सी सही उत्तर है। यदि क्रेता या उसका एजेंट नियत गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है तो माल ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ ऑप्शन है द ट्रांजिट इज ऑप्शन ए इन कंटिन्यूएंस, बी डीम्ड टू हैव कम टू एन एंड, ऑप्शन सी स्टिल इन सेलर्स हैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जब खरीदार या उसका एजेंट नियत गंतव्य पर माल पहुंचने से पहले ही माल की डिलीवरी प्राप्त कर लेता है तो माल का ट्रांजिट समाप्त हो गया माना जाता है। इसलिए विकल्प ए सी डी सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। जहां खरीदार के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में विक्रेता स्पष्ट रूप से पुनर्विक्रय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, क्या विक्रेता पुनर्विक्रय पर नुकसान की वसूली कर सकता है। यहाँ ऑप्शन है द सेलर, ऑप्शन ए कैनॉट क्लेम द लॉस फ्रॉम द बायर एज डैमेजेस, ऑप्शन बी कैन क्लेम द लॉस फ्रॉम द बायर एज damages, option C can claim the entire loss only from the second buyer on resale, or option D can claim 50% of loss only from second buyer on resale। जहां खरीदार के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में विक्रेता स्पष्ट रूप से पुनर्विक्रय का अधिकार सुरक्षित रखता है तो विक्रेता पुनर्विक्रय पर नुकसान की वसूली कर सकता है। इसलिए विकल्प ए सी डी सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। ए बी को सामान बेचता है जिसे 4 जुलाई को सुपुर्द करना है, मतलब माल 4 जुलाई को सुपुर्द करना है, जबकि भुगतान यानी पेमेंट 4 मई तक करना है। बी ने इस दलील पर 4 मई तक कीमत देने से इनकार कर दिया कि माल की संपत्ति उसके पास नहीं गई है। क्या ए माल की डिलीवरी होने से पहले कीमत के लिए बी पर मुकदमा कर सकता है। यहाँ ऑप्शन है ए यस ए कैन सू बी फॉर द प्राइस, ऑप्शन बी नो ए कैन नॉट सू बी फॉर द प्राइस, ऑप्शन सी ए हैज़ टू डिलीवर द गुड्स बिफोर receiving the price of goods, और D none of the above। जहां डिलीवरी के बिना ही माल की कीमत विशिष्ट तिथि पर देय है, मतलब एक स्टेटेड ड्यू डेट है, उस डेट में पेमेंट करना है और खरीदार उस डेट के अंदर पेमेंट नहीं करता है, विक्रेता कीमत के लिए उस पर मुकदमा कर सकता है। तो ए यहाँ विक्रेता कीमत के लिए बी क्रेता पर मुकदमा कर सकता है। विकल्प बी सी डी सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। ए नीलामी द्वारा क्यू को कार बेचता है। क्यू को दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर चेक द्वारा पेमेंट की शर्त पर अनुमति दी जाती है, पेमेंट इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि जब तक चेक क्लियर ना हो तब तक कार में संपत्ति उसके पास नहीं जाएगी। बाद में चेक बाउंस हो जाता है। क्या पी कार को वापस करने के लिए कह सकता है क्योंकि चेक बाउंस पर कार में संपत्ति क्यू के पास नहीं गई है। यहाँ ऑप्शन है ए यस P's contention is justified, option B no P's contention is not justified, option C car should be reauctioned by Q, और D option D none of these। कार का स्वामित्व यानी ओनरशिप नीलामी बिक्री में क्यू को हस्तांतर हो जाता है। जब क्यू ने पी को चेक जारी किया है, इसलिए पी क्यू से कार वापस लेने का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन अस्वीकृत चेक के लिए भुगतान का दावा कर सकता है।
अतः पी का क्लेम न्यायोचित नहीं है। विकल्प ए सी डी सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। एक नीलामी बिक्री कब पूर्ण होती है, कब कंप्लीट होती है? ऑप्शन है एक नीलामी बिक्री कंप्लीट होती है। ऑप्शन है ए फॉल ऑफ हैमर, बी ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी पेमेंट ऑफ प्राइस, ऑप्शन डी प्लेसिंग ऑफ बिड्स। एक नीलामी विकृति की स्वीकृति कुछ सामान्य तरीके से पूरी होती है, जैसे हथौड़ा का गिरना, मतलब फॉल ऑफ हैमर। इसलिए विकल्प बी सी डी सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। यदि विक्रेता नीलामी बिक्री में एक से अधिक बोली लगाने वाले को नियुक्त करता है तो ऐसे बिक्री का परिणाम क्या होगा? यहाँ ऑप्शन है द सेल इज, ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी इलीगल, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी वॉइडेबल। यदि विक्रेता नीलामी बिक्री में एक से अधिक बोली लगाने वाले को नियुक्त करता है तो बिक्री एग्रीव्ड पक्ष द्वारा वॉइडेबल हो सकती है, इसलिए विकल्प ए सी सही नहीं है, विकल्प डी सही है। जब एक नीलामी बिक्री को आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस के साथ अधिसूचित किया जाता है और नीलामीकर्ता गलती से आरक्षित मूल्य से कम की बोली स्वीकार कर लेता है तो ऐसे सेल का परिणाम क्या होता है? यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन ए द ऑक्शनियर इज बाउंड बाय ऑक्शन, ऑप्शन बी सच एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, ऑप्शन सी द ऑक्शनर बिकम्स लायबल फॉर डैमेजेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नीलामीकर्ता को उच्चतम बोली लगाने वाले को आरक्षित मूल्य के ऊपर या उसके बराबर बिक्री करनी होगी। विकल्प बी सी डी सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नीलामी की एक बिक्री कैसे पूरी होगी जहां एक विक्रेता ने आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस अधिसूचित किया है? इसका ऑप्शंस है ए he is bound to sell to the highest bidder above or at par with the reserve price. Option B, he is not liable to sell the goods even if the bid is at par or above the reserve price. Option C, he can sell the goods at a price below the reserve price. Option D, he can freely sell the goods at any price irrespective of reserve price. नीलामीकर्ता को उच्चतम बोली लगाने वाले को आरक्षित मूल्य के ऊपर या उसके बराबर भाव में बिक्री करनी होगी। विकल्प बी सी डी सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नीलामी द्वारा बिक्री के इम्प्लाइड वारंटीज में क्या शामिल है? यह ऑप्शन है इम्प्लाइड वारंटीज इंक्लूड ऑप्शन ए ऑथोरिटी टू सेल, option B being not aware of any defect in title of the principal, option C giving guarantees in quiet possession of goods by the buyer, and option D all of the above. नीलामी बिक्री में इम्प्लाइड वारंटीज यह है कि नीलामीकर्ता के पास नीलामी के लिए रखे गए सामान को बेचने का अधिकार है। दो, गुड्स के टाइटल में किसी दोष के बारे में नीलामीकर्ता नहीं जानता। और 3, यह कीमत के भुगतान पर बायर को माल का कब्जा देने का वचन देता है। इसलिए विकल्प ए बी सी के तहत सभी कथन सत्य है, इसलिए विकल्प डी सही है।